तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। नाज़रीन, कभी एक ऐसा हुक्मरान था जिसे लोग निजात दहिंदा समझते थे। वो शख्स था फर्डिनेंड मार्कोस, फिलिपाइन का सदर। फर्डिनेंड मार्कोस किस साल फिलिपाइन का सदर मुंतखब हुआ? मार्शल लॉ के तहत मार्कोस ने कौन कौन से इकदामात किए? मार्कोस की बीवी एमेल्डा मार्कोस को शूज की मलका क्यों कहा जाता था? पीपल पावर रेवोल्यूशन किस साल हुआ और इसका मकसद क्या था? मार्कोस और उसके खानदान ने सरकारी खजाने से कितनी दौलत बाहर मुंतकिल की? मार्कोस ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल कहां गुजारे और किस साल इसका इंतकाल हुआ? फिलिपाइन की हुकूमत ने मार्कोस की लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए क्या इकदामात किए? तो नाज़रीन, इन सारे सवालात के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, फर्डिनेंड मार्कोस फिलिपाइन के एक मशहूर सियासतदान था जो 1917 में पैदा हुआ। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में वो एक वकील था, लेकिन बाद में सियासत में कदम रखा। मार्कोस ने अपनी जहानत और कायल करने की सलाहियत के जरिए अवाम की तवज्जो हासिल की और 1965 में वो फिलिपाइन का सदर मुंतखब हुआ। अपनी सदारत के आगाज में मार्कोस ने मुल्क की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, तालीम के मौका फराहम करने और बड़े मंसूबे के वादे किए जिन्होंने अवाम में उम्मीद पैदा की। ताहम उसकी सियासत जिंदगी मुख्तलिफ पहलुओं पर मुश्तमिल थी जो फिलिपाइन की तारीख में एक अहम बाब के तौर पर याद की जाती है। मार्कोस की सदारत के इब्तिदाई साल तरक्की और अवामी खिदमत के वादों पर मुश्तमिल थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इसकी हुकूमत पर बदअनवानी और माली बेज़ाब्तगी के इल्जामात लगने लगे। मार्कोस और उसकी अहलिया एमेल्डा मार्कोस के बारे में ये खबरें आम होने लगी कि अवाम के वसाइल को अपनी जाती आसाइशों पर खर्च किया जा रहा है। एमेल्डा मार्कोस को खास तौर पर शूज की मलका के नाम से याद किया जाता है, क्योंकि इसके पास हजारों महंगे जूतों और कीमती मलबूसात का जखीरा था। ये पहलू मार्कोस की हुकूमत की मुखालफत और अवामी बेचैनी का सबब बने, जिसने फिलिपाइन की तारीख पर गहरे असरात छोड़े। फर्डिनेंड मार्कोस ने 1972 में फिलिपाइन में मार्शल लॉ नाफज किया, जिसका मकसद बज़ाहिर मुल्क में अमन और अमान कायम करना था। इस फैसले के तहत फौज और हुकूमत ने तमाम इख्तियारात अपने कब्जे में ले लिए। मीडिया पर सख्त पाबंदियां आयद की गईं और मार्कोस के मुखालफिन को कैद या खामोश कर दिया गया। मार्शल लॉ के दौरान अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि सियासी आज़ादी खत्म हो गई और हकूक महदूद कर दिए गए। मार्कोस का कहना था कि ये इक़दामात कौमी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है, लेकिन हकीकत में ये सब इसके इक़्तिदार को तवील अरसे तक बरकरार रखने की एक हिकमत अमली थी। इस दौर को फिलिपाइन की तारीख के अहम और मतनाज़ा बाब के तौर पर याद किया जाता है। मार्कोस और उसके खानदान पर यह इल्जाम था कि उन्होंने सरकारी खजाने से अरबों डॉलर निकालकर अपनी जाती अकाउंट्स और बैरून मुल्क जायदादों में मुंतकिल कर दिए। ये गैर कानूनी तौर पर जमा की गई दौलत फिलिपाइन के अवाम की तरक्की और खुशहाली की राह में बड़ी रुकावट बनी। इन इल्जामात के तहत मार्कोस को दुनिया की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल में मुलव्वस फर्द करार दिया गया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा चोर कहा जाने लगा।
مارکوس خاندان کی بے انتہا دولت اور بدعنوانی کے چرچے آج تک عالمی سیاست میں ایک مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں۔ 1983 میں فلپائن کے ایک بڑے اپوزیشن لیڈر بینیگنو اکینو جونیئر کے قتل نے ملک میں شدید سیاسی بحران پیدا کر دیا۔ اس واقعے نے عوام میں مارکوس کے خلاف غصے کو مزید بڑھا دیا اور ملک بھر کے لوگ احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ یہ مظاہرے، جنہیں پیپل پاور ریولیوشن کے نام سے جانا جاتا ہے، لاکھوں افراد کے شرکت کے ساتھ فلپائن کی تاریخ کے ایک اہم موڑ ثابت ہوئے۔ عوام کے بڑھتے ہوئے دباؤ اور عالمی برادری کی تنقید کے باعث مارکوس کو 1986 میں اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس کے بعد مارکوس اور اس کے خاندان فلپائن سے فرار ہو کر ہوائی منتقل ہو گئے، جہاں اس کی طویل حکمرانی کا اختتام ہوا۔ ناظرین، فرڈینینڈ مارکوس نے اپنی زندگی کے آخری سال جلا وطنی میں گزارے، جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہوائی میں مقیم رہا۔ 1999 میں اس کا انتقال ہوا، مگر اس کی زندگی کے تنازعات اس کی موت کے بعد بھی ختم نہ ہوئے۔ اس کے اقتدار کے دوران لوٹے گئے اربوں ڈالر فلپائن کی عوام کے لیے ایک اہم مسئلہ بنے رہے۔ فلپائن کی حکومت نے اس کی غیر قانونی طریقے سے حاصل کردہ دولت کو واپس لانے کے لیے کوششیں شروع کیں، جس میں بین الاقوامی عدالتوں اور سفارتی اقدامات کا سہارا لیا گیا۔ ناظرین، مارکوس کی کہانی ایک ایسی مثال کے طور پر یاد کی جاتی ہے جو بدعنوانی، طاقت کے غلط استعمال اور عوامی حقوق کی پامالی کے خلاف جدوجہد کو نمایاں کرتی ہے۔ فرڈینینڈ مارکوس کی کہانی فلپائن کی تاریخ کا ایک اہم سبق ہے، جو دنیا بھر کے عوام اور حکمرانوں کے لیے انتباہی علامت بن چکی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب کوئی حکمران عوام کے وسائل کو اپنی ذاتی عیش و آرام پر خرچ کرے اور طاقت کا غلط استعمال کرے تو اس کا انجام لازمی طور پر عوامی بغاوت پر منتج ہوتا ہے۔ مارکوس کے خلاف مظاہروں نے یہ ثابت کیا کہ عوام کا اتحاد اور جدوجہد ایک ظالم حکومت کو ختم کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں ظلم، بدعنوانی اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔